नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मध्य प्रदेश में एक साथ होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की करेंगे। पहले 3 चरणों में होने वाले ये चुनाव आम जनता कितनी प्रभावित होती है, दरअसल इसका जो है लिटमस टेस्ट सरकार कर रही है। बल्कि सरकार और सरकारी कामकाज भी हालांकि इस कारण ठप रहता है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार इन चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। पर चुनाव आयोग की इस पहल पर कांग्रेस ने अभी से ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने इस पहल की जमकर तारीफ की है। वजह वही है कि एक साथ चुनाव होंगे तो स्वाभाविक रूप से कवायद बार बार नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों को एक साथ करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ये चुनाव 3-3 चरणों में होते थे। इससे महीनों लागू रहने वाली आदर्श आचार संहिता से न केवल आम जनता के रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं, बल्कि विकास और सरकारी काम भी ठप हो जाता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए चुनाव आयोग नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों के बजाय एक साथ और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों के बजाय एक चरण में कराए जाने की तैयारी कर रहा है। एक चरण में चुनाव का तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। पहले पंचायत चुनाव 3 चरणों में होते थे। नगर पालिका, नगर निगम चुनाव 2 चरणों में होते थे। अब नगरीय निकाय पंचायत चुनाव 1 चरण में होंगे। कांग्रेस ने चुनावों में गड़बड़ी की जताई आशंका। बीजेपी ने जनता के हित में बताया बड़ा फैसला। चुनाव की इस नई रणनीति ईवीएम की आवश्यकताओं और एक चरण में मतदान के पहलुओं पर 16 और 17 सितंबर को रायपुर में अंतर्राज्यीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अन्य राज्यों के अनुभवों को भी समझा जाएगा। बैठक से निकलने वाले निष्कर्षों के आधार पर मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव पर अंतिम प्लान तैयार किया जाएगा। अभी एक साथ चुनाव करने की तैयारी शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ये हमेशा से परिपाटी रही है कि अलग अलग होते हैं। और आचार संहिता जो होती है इन सब चीज़ों में 1-1 महीने की होती है। 1 महीने में बीजेपी सरकारें कौन सा निहाल डाल देंगे कि सब पूरा वही बदल देंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। ये अलग अलग होना चाहिए जिससे कि किसी तरह के भी घपले होने की आशंका कम रहेगी। ये अच्छा होगा कि एक तो आचार संहिता के इस जो समय रहता है उसमें समय बर्बाद होने से बचेगा, और दूसरा कम खर्चे में बेहतर व्यवस्थाएं हो पाएंगी। तो नगरीय और ग्रामीण दोनों चुनाव एक साथ अगर राज्य सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करती है तो बेहतर होगा। एक चरण में पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और लॉजिस्टिक्स का खाका तैयार किया जा रहा है। मतदान और मतगणना के बीच का समय कम करके परिणाम तत्काल घोषित करने का मॉडल भी तैयार किया जा रहा है। इस पर भले ही सियासत हो, लेकिन एक साथ चुनाव होने से कई तरह के फायदे भी होंगे। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो राज्य निर्वाचन आयोग शहर सरकार और ग्राम सरकार का चुनाव एक साथ कराना चाहती है। बीजेपी जहां इसका स्वागत कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता आदित्य दीक्षित जी और कांग्रेस से डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी। शुरुआत में आदित्य जी आप ही से करूँगा। राज्य निर्वाचन आयोग का ये प्रस्ताव है, हालांकि प्रस्ताव है दोनों चुनाव एक साथ होंगे। इसकी आवश्यकता वैसे है क्या? दोनों ही अलग अलग प्रकृति के चुनाव है। एक ग्राम सरकार का चयन करता है, एक शहरी सरकार का। यदि अलग अलग चुनाव, जैसा कि आप कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ की तैयारी है क्या? देखो, वंदे मातरम। जैसे कि ये जो बात चल रही है ये बहुत हास्पद बात कांग्रेस कर रही है। मोदी जी भी इस पक्ष में हैं शुरू से कि जो इलेक्शन है वो एक विंडो में निपटाया जाए ज्यादा से ज्यादा। कितना इसका सबसे बड़ा जो फायदा जनता को मिला है, कितना पैसों का जो बोझ आता है, आचार संहिता लगती है, अधिकारी होन उसमें व्यस्त रहते हैं, इतना समय किल होता है। इन सबसे बचकर अगर कोई चीजें जनता के पक्ष में कम खर्चे में
अगर कुछ कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं करना चाहिए। अभी मोदी जी का विजन है कि सांसद और विधायक के चुनाव एक साथ हो, तो इससे कितना देश पे खर्चा कम होगा, जनता पे पड़ने वाला बोझ, जो आर्थिक बोझ, वो कितना कम होगा। तो क्या ये किसी भी विकसित देश के लिए, विकसित राज्य के लिए ये सोचना जनता के लिए सोचना है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें विरोध बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ खड़े होना चाहिए। जिस व्यवस्था से मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश की जनता का फायदा हो, उस पक्ष के अंदर कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। जी शिंपी जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी 2 सरकार और 1 चुनाव की बात राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। आपको किस बात का विरोध है, क्या आशंका है कांग्रेस के मन में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, ये जो पूरा मॉडल है, ये ऐसा लगता है कि सब कुछ काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सुशील जी, पहली बात तो आपने बहुत सही बताई कि जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं और जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट चुनाव हैं। शहरी राजनीति और ग्रामीण राजनीति में बहुत फर्क होता है, जहां पर कहीं जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कहीं धार्मिक समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों की बजाय जो लोकल मुद्दे होते हैं वो प्रभावी होते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी? क्योंकि सुशील जी, जब हम 230 विधानसभाओं पर चुनाव करवाते हैं ना, तो उसकी पारदर्शिता को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जब आप पंचायतों और नगरीय निकायों की एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं, तो आप मोटा मोटी 4 लाख पदों पर एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इसमें खर्चा कम होगा कि बढ़ जाएगा? आपको बल्क में ईवीएम मशीन्स लगेंगी, रिजर्व मशीन लगेंगी, आपको मॉक पोल्स कराने पड़ेंगे, आपका जो प्रशासनिक अमला है वो दुगना हो जाएगा, आपको काउंटिंग एजेंट्स ज्यादा चाहिए होंगे, आपको जो स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चाक चौबंद अमला जो पूर्ण रूप से इसको लेकर शिक्षित है। आपको लगता है 2027 के लिए मध्य प्रदेश तैयार है? तो ये कम्प्लीटली एक फेलियर होगा अगर इस तरह का चुनाव मध्य प्रदेश में 2027 में होता है। क्योंकि सुविधा के नाम पर बात करना और लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर बात करना, ये दोनों अलग बातें हैं। और दूसरी जो बार बार भाजपा कह रही है कि आचार संहिता लगती है, लोगों का काम प्रभावित होता है, तो क्या 5 साल लोगों के काम करने में कम पड़ जाता है भारतीय जनता पार्टी को? 1 महीने की आचार संहिता होती है, तो क्या भाजपा सरकार पूरा काम उसी 1 महीने के अंदर करती है? इसीलिए क्या सारे लोगों के काम प्रभावित हो जाते हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर? तो ये कुछ भी नहीं है। मुलायम यादव जी को सिर्फ केंद्र सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने, तो उन्हें एक होड़ लगी हुई है कि राजस्थान से भी पहले मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनाव हो जाए और वो अपने रिपोर्ट कार्ड में थोड़े से नंबर बढ़वा ले, लेकिन जमीन पर ये मॉडल पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है शिंपी जी, आपने भी अपनी बात रखी। देवदत्त जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तब की जा रही है जब एक ही मतदाता अलग अलग समय में वोट डालता है। ये जो नगरीय और ग्रामीण सरकार का चुनाव है, इसमें मतदाता दोनों का अलग अलग है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सुविधाजनक मतदाता के हिसाब से है, सिस्टम के हिसाब से है, या सरकार की सुविधा के लिए है ये? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चाहे वो शहर का हो या ग्रामीण का हो। एक अंतर तो ये कि नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज फ्री फॉर ऑल जैसे रहते हैं। आपस में 10-10, 20-20 पार्टी के प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। वहाँ तो विभिन्न प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं। तो नगरीय निकाय पे दलों के लिए थोड़ा सा है डायरेक्ट इंटरफियर, और उसमें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसा है नहीं। एक बात ये है कि चुनाव कभी भी हो, कैसे भी हो, जो जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसको परीक्षा आप जब लेना तब ले लो। आप के पास नेटवर्क होना चाहिए जो संभाल सके। कई बार जब
चरणों में चुनाव होता है तो जो दलों के पास अच्छे कार्यकर्ता कम होते तो उन्होंने यहाँ लगाया ड्यूटी, यहाँ चुनाव ख़त्म हुआ तो दूसरी जगह लगा दी। और जिनके पास हर जगह बूथ कमेटियाँ मजबूत है, नेतृत्व मौजूद है, संसाधन उपलब्ध हैं, उनके लिए आपका इशारा किसकी तरफ है? तो थोड़ा तो नहीं, देवदत्त जी आपने जो बात की, आपका इशारा किसकी तरफ है? बीजेपी के लिए उसमें इशारा नहीं, सीधी बात है कि इसमें बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि उसके पास नेटवर्क है कार्यकर्ताओं की, बूथ जो उसने कमेटी बनाई। हालांकि कांग्रेस भी पिछले 2 साल से बूथ कमेटियों पे काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जो प्लस पॉइंट मिलता है वो सत्ताधारी दल को ये मिल जाता है कि उनके पास संसाधन ज़्यादा रहते हैं, उनके एक फ़ोन पे काम हो जाते हैं और फिर नेटवर्क भी काम आता है। लेकिन यदि आपके पास जन समर्थन है तो आप जाएं ना जाएं, आपका प्रत्याशी घोषित हो गया, चुनाव लड़ लीजिए। अब ये ध्यान देना पड़ेगा दलों को कि आपस में उनके त्रिस्तरीय पंचायती राज जैसे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन सब के जो चुनाव होते हैं उन करीबन 4-5 प्रकार की वोट एक मतदाता गांव में डालता है। तो जब वो पंच के लिए अलग डालेगा, सरपंच के लिए अलग डालेगा, जनपद सदस्य के लिए अलग डालेगा, जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग डालेगा, तो वो उनको समझाना, चुनाव चिन्ह भी बहुत, कोई कमल और पंजा तो रहना नहीं है वहाँ तो छाता, बैलगाड़ी, शंख, शेर, ये सब चुनाव चिन्ह रहते। तो ये कवायद लंबी होती है उसमें, और उसमें ये करना पड़ेगा कि पार्टियों के जो विभिन्न प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं उनमें सहमति बना के एक प्रत्याशी खड़े करें, खासकर जिला पंचायत सदस्य के, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। तो एक तरह से महत्वपूर्ण चुनाव वो होता है। और जनपद सदस्यों का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उनको जनपद अध्यक्ष चुनना है। एक बात बीच में आ रही थी कि डायरेक्ट जनता से चुनाव त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव चिन्ह पे कराए जाएं, तो अभी तो एक प्रस्ताव है थोड़ा सा, अभी इसका पूरा खाका सामने आ देने चाहिए। क्या फिर अंतिम समय तय होता है कि ये भी दलीय आधार पे होते हैं या गैर दलीय आधार पे, तो ये बहुत सारा मामला है। लेकिन जो एक बात है हमेशा कि अपने देश में इतने चुनाव होते हैं कि जब देखो तब आचार संहिता लगी रहती, कभी बाई इलेक्शन, कभी नगरीय निकाय, कभी पंचायती राज, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा। और अधिकारी कर्मचारी को जिनको काम टालने की आदत होती, उनको बहाने मिल जाते, वो 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक कहते अरे अभी तो आचार संहिता चल रही भाई, बाद में आना आप। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन में एक बार चुनाव हो, एक बार मतदाता को सुविधा ही रहेगी, एक बार गया वो सबको वोट डाल आया, नहीं तो फिर वोट डालो। अब कोई बाहर रहता है फिर वो आए अपने शहर में, गांव में वोट डालने के लिए। तो इसके कुछ माइनस भी हैं, प्लस भी हैं। लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो मुझे लगता है कि ये ऐसा है कि कभी भी कोई भी चुनाव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मैदान में जाओ, जनता जिसको चाहती है उसको समर्थन मिलेगा। बस आपको जिनको कमज़ोर हैं उनको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करनी पड़ेगी। भविष्य में तो मुझे लगता है कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव तो एक साथ होने वाले हैं, हो सकता है, और इसके बाद 2029 के बाद फिर नगरीय निकाय, पंचायती राज सभी चुनाव एक साथ हो जाएं। अभी बहुत सारे चुनाव तो सुशील जी हो नहीं रहे, कृषि उपज मंडियों के चुनाव कब से नहीं हो रहे, सहकारिता के चुनाव कब से नहीं हो रहे। तो जो हाँ सहकारिता, कृषि उपज मंडी, जो जल संसाधन विभाग की समितियाँ बनती उनके, ये चुनाव तो अभी हो नहीं रहे। हाँ जी। तो अपने यहाँ इतने चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है एक साथ चुनाव होने में कोई बुराई नहीं है। केवल अपना संगठन खड़ा कर लो तो वो काम करेगा। वहाँ नेता तो हर जगह जा भी नहीं सकता चुनाव के दिन। एक विधानसभा का जो प्रत्याशी या लोकसभा का जो लड़ता है वो कहाँ जाएगा, मुश्किल से 100 पोलिंग सुबह से निकलेगा रात तक तो। लेकिन वहाँ आपका कार्यकर्ता ही तो प्रत्याशी होता है, तो प्रत्याशी तभी जीतेगा जब आपकी बूथ कमेटी मजबूत हो। और इसमें कोई बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है, सबको एक चुनाव एक देश के लिए तैयार रहना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, पर देवदत्त जी, यदि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव भी है तो इस प्रस्ताव के पहले कम से कम एक सहमति तो बनाई जानी चाहिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके। हो सकता आगे चल के इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। बहरहाल आदित्य जी, जो शिंपी जी ने बात कही है, क्या आचार संहिता में ही सारे काम होते हैं क्या? और वैसे तो हम ये भी देख रहे हैं कि आचार संहिता में भी काम हो जाते हैं। हमने बिहार चुनाव में देखा
हमने अन्य चुनाव में भी देखा है। आप और यहाँ तो राज्य निर्वाचन आयोग है, आप अनुमति मांगेंगे और आयोग अनुमति दे देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जैसे शिल्पी जी ने जो बातें बोली, तो आधी बातें तो शिल्पी जी की देवदत्त जी ने ही काट दी। सबसे बड़ा कांग्रेस को दर्द ये है कि उनका टीम ही नहीं है। सही बात है ना, टीम ही नहीं। जमीन पे जाके देखेंगे तो कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता ही नहीं है। तो अब भैया अगर सब कुछ साथ में होगा तो कहाँ पे कार्यकर्ता लगाएंगे? पहले तो क्या होता है कि विधानसभा में यहाँ के कार्यकर्ता वहां लगा दिए, वहां के कार्यकर्ता यहाँ लगा दिए, पैसे से खरीद लिए, थोड़े से मजदूरों को ले आए। तो थोड़ी हमदर्दी आदित्य जी, थोड़ी हमदर्दी आप भी रखिए कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो उनको कार्यकर्ता अगर दो चरणों में होते हैं अलग अलग चुनाव में, कार्यकर्ता जो हो काम आएंगे ना। मुकाबला तो बराबरी का होने दें। यहाँ पर फायदा जो है भाजपा और कांग्रेस का नहीं, यहाँ पे फायदा देखा जाएगा जनता का। मध्य प्रदेश का फायदा देखा जाएगा, ना ही कांग्रेस का फायदा देखा जाएगा और ना भाजपा का फायदा देखा जाएगा। जनता के ऊपर जो बोझ है वो हटे। दूसरी चीज है, शिल्पी जी ने बोला कि डबल खर्चे हो जाएंगे। अरे शिल्पी जी, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लो। जितना अगर बाद में भी होगा तो डबल मशीनरी 2 बार लग रही है, वो 1 बार में काम हो जाएगा। समझो, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझो, इसको बैठ के कैलकुलेशन समझो कि जो 2 मशीनरी 2 बार लग रही है वो 1 बार के उसमें काम हो जाएगा। सारी मशीनरीज के अंदर थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगी, वो करेंगे जब भी तो साथ में होगा। अगर कहाँ पे 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपए खर्च हो रहे हैं और अगर वही काम 1.25 रुपए में हो जाएगा तो अच्छा है कि नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी ये विचार से आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज कि आप इसका विरोध करने से अच्छा अपने संगठन को मजबूत करो, जनता के बीच में जाओ। जो कमलनाथ जी की सरकार में गलतियां आपसे हुई हैं, जो आपने झूठ बोले किसानों से, युवाओं से झूठ बोले, उनके लिए माफी मांगो और अपने आप को ग्राउंड पर मजबूत करो। ऐसे हर चीज के अंदर पेट दुखाना। देवदत्त जी ने आपको, मैं तो ठीक है भाजपा का प्रवक्ता हूं तो आप सोचोगे कि मैं आपका काउंटर कर रहा हूं, लेकिन देवदत्त जी तो खुद न्यूट्रल व्यक्ति यहाँ बैठे वरिष्ठ पत्रकार है, उनने जो बातें बोली उसको थोड़ा सा मान ले अपन। आप थिंक टैंक है कांग्रेस का, तो कांग्रेस को मजबूत करने पे दिमाग लगाए। बाकी चुनाव तो अब साथ में होंगे, टाइम आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। और जनता के बीच में किस मुंह को लेकर जाएंगे आप लोग, जो झूठ हो, जितने जो फरेब हो, जो भ्रष्टाचार कर रखा, तो उसको ठीक करे, करेक्ट करे और फिर मिलेंगे अपन एक हेल्दी इलेक्शन के अंदर अपन मिलेंगे और मध्य प्रदेश का फायदा हो, इसके बारे में सोचते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा यही आप लोगों से विनय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ना सोचते हुए जनता का सोचे, मध्य प्रदेश का सोचे और देश का सोचे। निश्चित तौर पे देश हमारा आगे बढ़ेगा। शिल्पी जी बहुत मुस्कुरा रही हैं आपकी सलाह पर। आपने जो सलाह बिन मांगे जो दी है वो सलाह, उस पर मुस्कुरा रही हैं। बहरहाल शिल्पी जी, दो बातें आदित्य जी ने कही हैं। एक तो यह है, इसमें न बीजेपी अपना फ़ायदा देखे, ना कांग्रेस अपना नुकसान देखे, मध्य प्रदेश का फ़ायदा देखें। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दूसरा जो है, उन्होंने खर्च का गणित भी बताया है, मैथ्स भी उन्होंने बताई है कि 2 रुपये, 1 रुपये, 1.25 रुपये। क्या आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है? देखिए सुशील जी, हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये सारी बातें काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई सरोकार नहीं है। और आदित्य जी भी उसी काल्पनिक पटकथा से प्रभावित। उन्होंने कभी चुनाव देखा नहीं या फिर इन्हें पता नहीं कि चुनाव में होता क्या है। जब विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान बूथों पर मशीन खराब हो जाती है तो आपको पता है आदित्य जी, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पे वोटिंग जो है वो बहाल नहीं हो पाती है, वहाँ पर वोटिंग रुक जाती है। अगर आप ध्यान रखेंगे ना, अपन ध्यान रखेंगे, लेकिन आप इसकी वजह से चुनाव तो अपन बंद नहीं कर सकते ना। चुनाव तो करेंगे, चुनाव तो साथ में होंगे। अपनी तैयारी करो, आप अपने आप को मजबूत करो, आप अपने आप को मजबूत करो। आपके जो ऋतु पटवारी जी उनको समझाओ कि झूठ ना बोले, ग्राउंड पे काम करें। चुनाव तो अब होंगे साथ में, इसके लिए आप तैयार रहें, आप तैयार रहें, डरे नहीं, फेस करो। आदित्य जी आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना था शिल्पी जी ने, और आपकी सलाह पर वो मुस्कुरा भी रही थी। अब उनको भी आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लें। जी शिल्पी जी, सुन लेता हूँ। हाँ, तो आदित्य जी, हमें 18 साल हो गए जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम करते हुए, और पंच के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव सब में हम भागीदारी निभा चुके हैं और हमें पता है कि जमीन पर चुनाव में क्या होता है। तो आप हमारा ज्ञानवर्धन ना करें, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारने की बात करिए। दूसरी बात तो ये कह रहे हैं कि जो आचार संहिता है
ये आदरणीय पत्रकार महोदय ने कहा था, हम उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो हमारा देश होगा हमेशा इलेक्शन मोड पे ही रहता है, लेकिन फिर भी 12 महीने में से 1 महीना आप हटा दीजिए तो क्या 11 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है? ये स्पष्ट रहता है ना। क्या सरकारी कर्मचारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है काम टालने की? तो फिर ये दिखाता है कि जमीन से लेकर तब तक आपका जो प्रशासनिक अमला है वो कितना सिर्फ सरकारी तनख्वाह बटोरने में विश्वास रखता है, लोगों का काम करने में विश्वास नहीं रखता है। और सुशील जी, हमें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि ठान लिया तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी कराएगी, 1 स्टेट 1 इलेक्शन भी कराएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों का साथ लेकर उनसे विचार विमर्श कर उसके बाद इस तरह की प्रक्रियाओं को अमल में लाना चाहिए। क्योंकि बात यह नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है और भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरलोडेड बस है ना, वहाँ जो हाल हो रहा है उसको देख के लगता है कि 2-4 कार्यकर्ता कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दतिया उपचुनाव में आप जिस तरीके से हार गए हैं तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि इतने सारे कार्यकर्ता होने के बाद आप एक विधानसभा नहीं जीत पाए और आप दावा कर रहे हैं पंच का चुनाव जीतने की, नगरीय निकाय चुनाव जीतने की। तो तैयारी आपकी ज्यादा है, हमारी ज्यादा है, वो भी जनता को दिख रहा है। तो आप हमारे दर पर हमारी तकलीफों की चिंता मत करिए। हमारा राजद सवाल है कि पारदर्शिता कायम होनी चाहिए। आप उस पारदर्शिता को मुकम्मल करने के लिए सुझाव देंगे तो इसका स्वागत है। तो शिल्पी जी, इसमें पारदर्शिता जो आप शब्द का उपयोग कर रही है, पारदर्शिता से आशय क्या है? इसमें पारदर्शिता कहाँ प्रभावित हो रही है, थोड़ा ये भी समझाइए ना। सुशील जी, वही कह रही हूँ, जब आप 230 विधानसभाओं पर चुनाव करवाते हैं तो भी स्ट्रांग रूम से इतनी सारी शिकायतें निकल कर आती है, जहाँ पर कहीं ईवीएम रिप्लेसमेंट की बात आती है, कहीं पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। ऐसे में जब आप इतने लार्ज स्केल पर इलेक्शन कराएंगे तो क्या आपके पास मॉनिटरिंग की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं? क्या आपके पास प्रशासनिक अमला रहेगा? और सुशील जी, ग्रामीण स्तर पर चुनाव कैसे होते हैं आप भी जानते हैं। 3 चरणों में अगर सरकार चुनाव करवाती आई है तो वो इसी वजह से करवाती आई है कि वहाँ की जो मास मोबिलिटी है उसका हैंडल करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक साथ जब सारे गांव के सारे पंच के सरपंचों के और जनपद पंचायतों जिला पंचायतों के चुनाव कराएंगे तो आपको लगता है सुरक्षा व्यवस्था को आप इतने बेहतर तरीके से वहाँ पर संभाल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण स्तर के चुनाव में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पे कितना शक्ति प्रदर्शन होता है और उन चुनाव में कितनी समस्याएं आती है प्रशासनिक अमले को उन व्यवस्थाओं को संपन्न करने के लिए। बिल्कुल। आदित्य जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात जैसे ये बोल रहे हैं कि दिक्कत आती है तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना बड़ा कदम उठाएगी तो इसकी सबकी तैयारी की जाएगी शिल्पी जी। ऐसा थोड़ी कि हवा में निकल जाएगी, पूरा उसका आकलन होगा, मूल्यांकन होगा, कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे क्या कमियां हैं, उसको पूरी की जाएगी। और उसके बाद इतना बड़ा जो प्रकल्प है क्या हवा में हो जाएगा? क्या पूरा उसकी प्लानिंग के साथ में होगा, उस पारदर्शिता के साथ में। आदित्य जी, देखिए, बिल्कुल आप सही हो सकता सही हो आप, पर जो डॉक्टर शिल्पी जो संभावना या आशंका व्यक्त कर रही हैं उसका भी समाधान आपसे ज़्यादा राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। बहरहाल देवदत्त जी, पारदर्शिता वाली बात शिल्पी जी ने कही, एक नया शब्द जो है उन्होंने इस चुनाव अगर होता है एक साथ चुनाव के संदर्भ में कहा है। और दूसरा, क्या इतनी सुरक्षा व्यवस्था, चूँकि दोनों ही चुनाव एक अलग अलग पद्धति वाले और अलग अलग सिनेरियो रहता है दोनों चुनाव का, खासकर जो ग्राम पंचायत का पंचायती राज जो चुनाव होता है वो एक अलग आभा मंडल लिए होता है। तो क्या उतना आसान होगा ये करा पाना? देखिए, है तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य, लेकिन सरकार ने अभी प्रस्ताव दिया है। अभी प्रारंभिक निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है, अभी तो उस पर सरकार विपक्ष बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसमें भी चरण हो सकते हैं। एक चरण में ना हो गए ये भी ये कर सकते हैं बाद में। एक साथ चुनाव तो हों लेकिन चरणों में हो जाएंगे, किसी 2 संभागों के इस चरण में 3 संभागों। इसमें बहुत सारा होगा जब उनको कैलकुलेशन करेंगे कि हमें इतना सुरक्षा बल चाहिए, इतनी EVM चाहिए। तो अभी तो गांव के तो बहुत सारे चुनाव जो होते हैं मतपत्र पे, बैलेट पेपर पे भी होते हैं पंचायती राज के। तो इसमें कौन सी पद्धति, क्या दलीय आधार पे कर रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल कर रहे हैं? तो ये मुश्किल तो है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन सरकार यदि
प्रबंधन कर ले, क्योंकि लोकसभा के हमने देखे चुनाव पूरे देश में होते हैं। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे तो आसपास के राज्यों का पुलिस बल आ जाता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब लगे हुए, मध्य प्रदेश तो वैसे ही 4 महाराष्ट्र 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो सरकार के पास सब कुछ होता है, वो चाहे तो संसाधन जुटा लेगी, लेकिन वाकई में ये चुनौतीपूर्ण काम, इसमें कोई शक नहीं है अभी। लेकिन ये प्रारंभिक चर्चा है सुशील जी, अभी इसमें बहुत किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन बहुत सारा चलेगा अभी इसमें। कोई कहेगा ऐसा करो वैसा करो, अभी वो तो हम देख ही रहे ना, यदि कोई वो तो देख ही रहे कांग्रेस बीजेपी में ऐसा वैसा दोनों बातें हो सामने आएगी जी। पर देवदत्त जी, आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि अगर आप जब भी आप बाहर के राज्य की जब फोर्स बुलाएंगे तो स्वाभाविक है उसका खर्च भी आपको वहन करना होगा। तो बहरहाल ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने अपने पक्ष रख रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना यह होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ये पहल क्या राजनीतिक दलों, खासकर सत्तारूढ़ दल को भी उतनी ही पसंद आती है, या वास्तव में चुनाव नगर सरकार का अलग और ग्राम सरकार का अलग होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।